नागपुर लेकर चलते हैं, जहां पर विजयदशमी पर्व के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन हो रहा है। सुन लेते हैं। और निर्भय थे, परिस्थिति की परवाह नहीं की, क्या भुगतना पड़ेगा इसकी कभी चिंता नहीं की। संघर्ष का कर्तव्य उपस्थित हुआ तो पूरे जोर से संघर्ष किया। उसमें आवश्यक जो कठोरता आवश्यक है उस कठोरता का भी वर्ण किया, लेकिन ऐसा होने के बाद भी वो किसी के द्वेष्टा नहीं बने। उन्होंने अपने मन में किसी के प्रति कोई शत्रुता नहीं रखी, सबके प्रति निर्वैर भाव से अपना कर्तव्य वो करते थे। और इसलिए उज्ज्वलशील संपन्न उनका यह जीवन सज्जनों के लिए आधार बना, दुर्जनों को उनके कर्तृत्व की धाक बनी। इस प्रकार की समाज में शक्ति जब खड़ी हो जाती है तब फिर समाज का उत्थान होता है, देश का उत्थान होता है, बाकी सब सहायक बनता है। ऐसे व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चरित्र की आवश्यकता आज की परिस्थिति हमको बार बार बता रही है, ये आवश्यक है और उसके आदर्श ये जीवन है। क्योंकि परिस्थिति हमेशा चुनौतियां तो रहती ही है, अच्छा भी रहता है। दुनिया की हो, देश की परिस्थिति हो। अभी वैज्ञानिक प्रगति का वर्णन करते समय आपने बताया भविष्य के लिए तैयार होना है, और भविष्य इस तकनीकी के कारण कई प्रकार की नई सुविधाएं लेके आएगा। आज तक विज्ञान कई प्रकार की सुविधाएं लेकर आया है। तो मनुष्य जीवन भौतिक दृष्टि से पहले से सुखी है, परंतु हम देखते हैं कि इतने प्रगत सुखी मानव समाज में अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण कैसे कैसे संघर्ष चलते हैं। इस्राएल के साथ हमास का जो युद्ध छिड़ा वो अब कितना व्यापक होगा और उसकी आग में कौन कौन झुलसेंगे और दुनिया पर इससे कौन सा संकट आएगा, इसकी चिंता सबको लगी है। तो परिस्थिति के दोनों पहलू होते हैं। अपने देश का जब विचार करते तब भी अपना देश आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। अतिथि महोदय ने वर्णन कर दिया है, बहुत नपे तुले शब्दों में पूरा चित्र आपके सामने आया है। ऐसे सब क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है। समाज की समझदारी भी धीरे धीरे बन रही है। उसके परिणाम स्वरूप हम ऐसा देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के चुनाव भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। इसका ही परिणाम हम देखते हैं सारे दुनिया में। भारत की साख बढ़ी है, प्रतिष्ठा बढ़ी है। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा विचार सबको स्वीकार्य है। हमारा योग सारी दुनिया में एक फैशन बनते जा रहा है, लेकिन केवल फैशन नहीं बन रहा है, उसका जो शास्त्र है, उसकी जो परिणाम है, उसको भी दुनिया स्वीकार कर रही है। पर्यावरण के बारे में हमारी अपनी जो दृष्टि है वो आज सारी दुनिया में स्वीकार्य है। भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का सामरिक बल बना है। कई मामलों में देश आगे जा रहा है और आगे ले जाने का प्रयास शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, देश के युवकों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, किसानों के द्वारा, जवानों के द्वारा, सबके द्वारा हो रहा है। विशेषकर युवा पीढ़ी में हम देखते हैं कि स्व के गौरव की भावना बढ़ रही है। अपने देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छे लक्षण हैं और ये चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये किसी तात्कालिक समय के वैशिष्ट्य के नाते खड़े हैं। ये करवट बदली है भारत के समाज में और समाज आगे बढ़ेगा, देश को आगे ले जाएगा, इसका पूर्ण विश्वास है। परंतु जीवन का मार्ग कभी निष्कंटक नहीं होता।
और इसलिए कुछ चुनौतियां भी सामने है। विजयादशमी के भाषण में इन दोनों बातों की चर्चा होती है, परंतु चूंकि देश की आगे कुछ चलती रहेगी ये विश्वास है, उस तरफ देश ने रुख कर लिया है और देश आगे ही बढ़ेगा। उसकी चर्चा इस भाषण में आज मैं कम करने वाला हूं। एक चुनौती ऐसी ध्यान में आती है जिसका विचार हम सबको करना चाहिए, क्योंकि वो केवल हमारे सामने यानी संघ के सामने चुनौती नहीं है, केवल हिंदू समाज के सामने नहीं है, केवल भारतवर्ष के भी सामने नहीं है, पूरे दुनिया में वो चुनौती उठ रही है। उसको हमको समझना होगा, क्योंकि बहुत मायावी रूप धारण करके वह चुनौती आगे चलती है। इसलिए उसकी चर्चा करना मुझे आवश्यक लगता है। भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत आगे न बढ़े ऐसा चाहने वाली शक्तियां भी दुनिया में है, जिनके निहित स्वार्थ मार खाते हैं भारत के प्रमुखत्व के कारण। वो अपेक्षा तो यही है कि उनका विरोध होगा, तरह तरह की चालें वो चलेंगे, भारत को दबाने का, एक विशिष्ट मर्यादा के अंदर ही बढ़ने देने का प्रयास करेंगे। वैसा हो भी रहा है, क्योंकि आखिर अभी तक भारत छोड़कर बाकी विश्व ने अपने स्वार्थ की बलि देकर भी दुनिया को बड़ा करने का मार्ग पकड़ा नहीं है। हम ये करते हैं, आज भी कर रहे हैं, सबको मदद करते हैं। हमारी शत्रुता करने वालों को भी आवश्यकता में मदद करने वाले हम हैं। शांति रहे इसलिए अपने हितों का बलिदान भी हमने कई बार किया है और करते हैं। ऐसा स्वभाव दुनिया में नहीं है, और इसलिए भारत आगे बढ़ रहा है या कोई भी देश आगे बढ़ रहा है, कल चल के हमारा स्पर्धक बनेगा ऐसा डर जिनको लगता है, वो उस देश में तरह तरह के उत्पाद करने में कम नहीं करते। भाषा तो विश्व बंधुत्व की होती है, परंतु वो वहां तक ही है। अपने निहित स्वार्थ ठीक रहने चाहिए, अपनी सुरक्षा को धक्का नहीं लगना चाहिए। और इसलिए दूसरे देशों में कई प्रकार के उत्पाद खड़े करना, जनतांत्रिक तरीके से वहां कोई सरकार चुन के कारोबार कर रही, उसको नीचे लाना, ऐसा दुनिया में चलते रहता है। ये दुनिया की रीति लगभग बन गई है, जो नहीं बननी चाहिए लेकिन है। अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पाद तो उससे नहीं होता। वो कारण, उनकी चर्चा, जिनका विषय है वो करें, परंतु दो बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पाद के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है, तब तक वहां के हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक, उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। उनको आवश्यकता है मदद की। विश्व भर के हिंदुओं की, भारत के सरकार की सहायता उनको मिले, ये उनकी आवश्यकता है। परंतु इससे ये ध्यान में आता है, और ये ध्यान में आना चाहिए, हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं, वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं।
अशक्त रहना नहीं, इसको हमको करना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात है हमारे सबके ध्यान देने की। अब वहां चर्चाएं ऐसी चलती है बांग्लादेश में कि भारत से हमको खतरा है और भारत से खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए, वही हमारा प्रामाणिक मित्र है और दोनों मिलके, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भारत को रोक सकते हैं। जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की पूरी सहायता हुई, जिस बांग्लादेश के साथ भारत ने अब तक कोई वैरभाव रखा नहीं, आगे भी नहीं रखेंगे, उस बांग्लादेश में ये चर्चाएं हो रही है। ये चर्चाएं कौन करा रहा है? ऐसे वर्णन, नैरेशंस वहां पर चले, ये किन किन देशों की हित की बात है? ये तो देखने वाले, सोचने वाले समझते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। हमारे देश में भी ऐसा हो, ये इच्छा है, क्योंकि भारत बड़ा बनेगा तो सब स्वार्थ की दुकान तो बंद हो जाएंगी और इसलिए भारत का ये सामर्थ्य न बने, ऐसे उद्योग चल रहे हैं। डीप स्टेट, वोकिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म, ऐसे शब्द चर्चा में बहुत है। पिछले साल भी मैंने उल्लेख किया था। कुछ लोगों ने कहा था कि अपने यहां तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, अपने यहां है, बहुत पहले से है। क्योंकि केवल भारत नहीं, सभी सांस्कृतिक परंपरा के विरुद्ध ये विचार जाता है। परंपरा से दुनिया में कहीं भी कोई भी समाज जीवन में जो मंगल है, भद्र है, ऐसा मानता है, उसको ध्वस्त करना ये इनके कार्य प्रणाली का अंग है। और ये करने के लिए पहला सूत्र उनका होता है, इन्वेड द इंस्टीट्यूशंस, संस्थाओं को कब्जे में लो। शिक्षा संस्थान है, विद्यापीठ है, शिक्षा व्यवस्था है, माध्यम है, बौद्धिक जगत है, इन सब पर अपनी पकड़ कायम करके उनके द्वारा समाज में विचारों की विकृति का प्रसार करना, विचारों को बिगड़ना, अपनी परंपरा के प्रति, अपने स्वत्व के प्रति अश्रद्धा से उत्पन्न करना। हम ही अपने लोगों को गाली दे, हम ही अपने बातों को तुच्छ माने, उनकी लज्जा करें, इस प्रकार का वातावरण पैदा करना। इतना बड़ा समाज है, उसकी कई विविधताएं हैं, उन विविधताओं को अलगाव में परिवर्तित करना नहीं है। वहां कोई जबरदस्ती विविधता आरोपित करके हम विविध है इसलिए हम अलग है, हम विविध है इसलिए हम एक नहीं है, हमारे स्वार्थ अलग है, ऐसा नैरेशन देना। इतना बड़ा समाज है, छोटी मोटी समस्याएं सबकी रहती है, बड़ी समस्याएं भी रहती है। समाज की स्थिति में सब कुछ ठीक ही रहता है ऐसा नहीं, सुधारने का भी बहुत कुछ होता है, तो कई अन्याय चलते रहने वाले रहते हैं। इन सबको लेकर एक असंतोष उत्पन्न करना, संघर्ष उत्पन्न करना, टकराव की स्थिति उत्पन्न करना, लोगों को उग्र बनाना, व्यवस्था, कानून, सत्ता, प्रशासन, इन सब के प्रति अश्रद्धा, अनादर का व्यवहार सिखाना, इससे उस देश पर बाहर से वर्चस्व चलाना आसान होता है। पहले जैसा आपस में युद्ध करना अब आसान नहीं है। अब युद्ध इस प्रकार से होता है, इसको मंत्र विप्लव कहते हैं अपने परंपरा में। ऐसा मंत्र विप्लव चल रहा है और ऐसी भ्रम की स्थिति में उनको देश के अंदर भी कभी बार साथी मिल जाते हैं, जाने अनजाने। प्रजातांत्रिक देश है अपना, अनेक दल रहेंगे, उनकी स्पर्धा चलेगी, ये प्रजातंत्र की पद्धति है। लेकिन समाज में ये अलगाव, टकराव देश की एकता, एकात्मता, देश के वैभव संपन्न होने के प्रयास से बड़े बन गए, अथवा दलों के स्वार्थ
समाज की सद्भावना और राष्ट्र की एकात्मता को गौण बनाकर चलाए गए, तो फिर किसी एक का पक्ष लेके उनके पीछे खड़ा रहना, खुद मैदान में नहीं आना, अल्टरनेट पॉलिटिक्स ऐसा कहते हैं, पर्यायी राजनीति, उसके आड़ में अपना ये एजेंडा और ये पद्धतियां चलाती है। और ये मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं बता रहा हूं, पुस्तकें निकल रही है पाश्चात्य देशों से वहां की परिस्थिति के बारे में। पाश्चात्य जगत के अनेक प्रगत देशों में इस मंत्र विप्लव के परिणाम स्वरूप जीवन की स्थिरता, शांति और मांगल्य संकट में पड़ा हुआ उनको अनुभव होता है, हमको भी दिखाई देता है। और भारत के चारों ओर, विशेषकर सीमावर्ती प्रांतों में इस प्रकार के कारस्थानों के चलते क्या क्या हो रहा है हम देख सकते हैं। समय पर हमको जागना है। हमारा देश सांस्कृतिक एकात्मता के अधिष्ठान पर खड़ा है। अंडरलाइंड कल्चरल यूनिटी, ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं ने भी अन्यत्र भाषणों में कहा है। और नैतिक विचारों का, अध्यात्म के सत्य का एक बलशाली अधिष्ठान हमारे समाज की स्थिरता को, आपस के संबंधों को, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय व्यवहार को मिला है। इन आधारों को नष्ट करने के कुप्रयासों को समय के पूर्व हमको रोकना पड़ेगा। उसके लिए समाज को प्रयास करने पड़ेंगे। एक ऐसा राष्ट्रीय नैरेटिव चलाना पड़ेगा, उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी। कानून संविधान की मर्यादा में रहते हुए, अपने सांस्कृतिक अधिष्ठान पर पक्का रहते हुए हमको इसकी योजना बनानी पड़ेगी। तो दशहरे के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत को आप सुन रहे थे, उनकी बड़ी बातें हम आगे भी आपको बताएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरियाणा चुनाव की, क्योंकि हरियाणा में हार पर असदुद्दीन ओवैसी का इंडिया गठबंधन पर हमला सामने आया है। उन्होंने पूछा है, हरियाणा में AIMIM ने चुनाव नहीं लड़ा, फिर कैसे हार गए? अगर मोदी को हराना है तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये ओवैसी की तरफ से कहा गया एक बड़ी टिप्पणी है। हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद एक बड़ी टिप्पणी असदुद्दीन ओवैसी की सामने आई है। उनकी तरफ से कहा गया है, जब AIMIM ने चुनाव ही नहीं लड़ा तो फिर वो हारी कैसे है पार्टी? तो क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, आइए आपको सुनवाते हैं। हरियाणा का इलेक्शन गलती से जीत गए मोदी, गलती से जीत गए। अब कैसा जीते? मैं तो नहीं था वहां पर, वरना बोलते बी टीम, इन्हों गए तो ऐसा हुआ, इन्हों गए तो ऐसा करे। मेरे को बहुत से लोग बोले, मैं बोला बैठो मियाँ, थोड़ा बैठ के तमाशा देखेंगे अपन भी, ये झमक झक्का जो कर रहे ना, देखेंगे क्या होता। हार गए नो वहां पे। अब किसकी वजह से हारे बोलो आप? अब समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को, हारने वालों को। अरे शेरवानी तो नहीं आई आपकी, सर पे टोपी, दाढ़ी वाला नहीं आया भड़काऊ भाषण देने, हम कैसा हार गए? मैं इन लोगों से कहना चाह रहा हूं, पुरानी पार्टी से, जरा समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। मोदी को अगर हराना है ना, तो तुमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुमको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और चलिए अब बात करते हैं तमिलनाडु में हुए ट्रेन हादसे की। और बड़ा सवाल यह है कि क्या यह ट्रेन हादसा भी बालासोर जैसी साजिश है क्या? इसको लेकर जांच भी शुरू हो गई है। बड़ी खबर आपको बताएं, तमिलनाडु के तिरुवल्लुर ट्रेन हादसे का असर, ट्रेन जो ट्रैक है, दोनों ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही बंद हो गई है। यह खबर आ रही है सामने। दुर्घटना की वजह से रेलवे ने रद्द कर दिया 18 ट्रेनें। रेलवे ने NIA और CRS को जांच सौंप दी है। 11 अक्टूबर 2024 हादसे की ड्रोन तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज जो हादसा हुआ है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, ट्रैक की मरम्मत का काम जारी है। देखिए तस्वीर आपके सामने, तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में जो रेल हादसा हुआ है, बड़ा रेल हादसा,
और इस हादसे में कई जो डिब्बे हैं वो डिरेल हो गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, बताया जा रहा अभी तक की जानकारी यह है कि लूप लाइन पर खड़ी थी पहले से मालगाड़ी, और जिस तरह से बालासोर में हुआ था उड़ीसा में, कुछ इसी तरह से यहां पर भी हुआ। पीछे से पैसेंजर गाड़ी आती और उसके बाद ये टक्कर और हादसा। तिरुवल्लुर में ट्रैक को दुरुस्त करने का काम तेजी के साथ जारी है। ये देखिए, एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 3 जेसीबी मशीन के जरिए हादसे में क्षतिग्रस्त हुए डिब्बे को ट्रैक से हटाया जा रहा। अभी तक कुल मिलाकर 18 ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि दोनों जो अप और डाउन जो ट्रैक है, दोनों पर इस वक्त आवाजाही बंद है, दोनों ही ट्रैक ब्लॉक है, और इस वजह से जल्दी इन ट्रैक को खाली करने का काम किया जा रहा है। तो ये बड़ा हादसा रहा और अब आपको 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। हादसे के बाद ट्रैक की मरम्मत का काम जारी है, साथ में लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। यही नहीं, देखिए, जिन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है उनका भी इलाज चल रहा है। लेकिन हादसा बड़ा रहा और गनीमत रही कि नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे में तिरुवल्लुर रेल हादसे को लेकर कई खुलासे भी सामने आ रहे हैं। जांच आगे बढ़ रही है कि ये जानकारी ये कैसे आखिर ये हादसा हो जाता है। एक बड़ा खुलासा ये भी सामने आया है, लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी से जो टकराई ट्रेन, एक ही पटरी पर 2 ट्रेनों के आने से ये टक्कर हुई। पैसेंजर ट्रेन ने मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मारी और रेलवे को हादसे के पीछे साजिश की आशंका है कि ये जानबूझकर हुआ है, ये कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। ऐसा जो सामने से टक्कर हुई है, ट्रेन के आने से जो ये टक्कर हुई है, ये जानबूझकर हुआ है, ये एक साजिशन हो सकता है। पैसेंजर ट्रेन ने मालगाड़ी को पीछे से जो टक्कर मारी, ये पूरे जांच का विषय है ये पूरा हादसा, और अब इस पूरे मामले पर जांच भी आगे बढ़ाई जा रही है। तो अब सवाल यह है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, क्या हुआ था, पूरी जानकारी आपको दे दें। दरअसल जानकारी यह है कि मालगाड़ी पहले से ही खड़ी थी और पैसेंजर ट्रेन भी उसी लाइन पर आ गई, जो लूप लाइन है उस तरफ पैसेंजर ट्रेन चली गई। रात करीब 8:30 बजे हादसा होता है। बागमती ट्रेन, बागमती एक्सप्रेस, जो कि पीछे से टक्कर मारती है मालगाड़ी को। पैसेंजर ट्रेन लूप लाइन में प्रवेश कर गई। लूप लाइन में पहले से ही मालगाड़ी खड़ी थी, एक ही पटरी पर दोनों ट्रेन आ गई। अब ये हुआ कैसे, क्या लापरवाही या फिर साजिश, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पैसेंजर ट्रेन ने मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मारी और उसके बाद यह हादसा हुआ। टक्कर के बाद ट्रेन के 12 से 13 डिब्बे पटरी से उतर गए, डिरेल हो गए। पार्सल वैन इंजन में आग लग गई और जिसे बुझा लिया गया तुरंत। हादसे के बाद कई ट्रेनों का रूट बदला गया है। अभी दोनों ही जो ट्रैक है उस पर आवाजाही बंद है। ट्रेन में बहुत यात्री थे और अभी तक की जानकारी यह है कि 5 यात्री घायल हुए। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। लेकिन जो तिरुवल्लुर में हुआ है, ठीक ऐसे ही घटना बालासोर में हुई थी। क्या ये बालासोर जैसा हादसा है? बड़ा सवाल ये। बालासोर में क्या हुआ था आपको याद दिलाते हैं। तिरुवल्लुर में भी क्या हुआ ये भी आपको दिखा रहे हैं। 2 जून 2023 को ये हादसा हुआ था बालासोर में। 10 अक्टूबर 2024 को भी हादसा, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो तारीख रही। इसके अलावा आपको बता दें कि जो बालासोर में हुआ, ट्रेन को दी गई थी हरी झंडी, ट्रेन को दिया गया था ग्रीन सिग्नल, ये बालासोर में हुआ। वहीं तिरुवल्लुर में क्या हुआ, ट्रेन को भी ग्रीन सिग्नल दिया गया, हूबहू ऐसा ही जैसा कि बालासोर में हुआ। लूप लाइन में प्रवेश कर गई थी ट्रेन, लूप लाइन में ट्रेन एंट्री कर गई थी और ये बालासोर में हुआ। तिरुवल्लुर में क्या हुआ, मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई, वहीं कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई थी। ठीक ऐसे ही घटना हुई थी बालासोर में। इसके अलावा अगला पॉइंट ये है कि ड्राइवर के समझने तक बड़ा हादसा हो गया था बालासोर में, बड़ा हादसा हुआ था, कई लोगों की जानें तक गई थी। तिरुवल्लुर में क्या हुआ, अलर्ट ड्राइवर ने झटका लगने पर एकदम से ब्रेक लगाया और उसके बाद ये गाड़ी रोकी, यानी रेलगाड़ी रोकी। कोई मौत नहीं हुई है, गनीमत ये रही तिरुवल्लुर हादसे में। लेकिन हादसे में 296 लोगों की जान चली गई थी जो बालासोर में हुआ था। 1200 यात्री घायल हुए थे। ये बड़ा हादसा था, रेल हिस्ट्री में सबसे बड़ा हादसा था। और कुमार कुंदन हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। हमने आपको ये तुलना बताई, ये डिफरेंस बताया कि लेकिन इसमें भी एक समानता ये है कि ये ठीक हादसा वैसा ही लग रहा है। कुमार कुंदन और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। कुमार, अब तक की जो जांच सामने आई है तिरुवल्लुर हादसे से जुड़ी हुई, उसमें क्या बताया जा रहा है? क्या वाकई कोई साजिश है जो जानबूझकर किया गया, एक ही ट्रैक पर दोनों गाड़ियां आ गई?
देखिए निधि, इसके बारे में अभी तो रेलवे की जांच चल रही है, लेकिन जैसा कि आप बता रही थी दर्शकों को कि ये बालासोर पार्ट 2 इसको कहा जा सकता है, क्योंकि लूप लाइन पे एक मालगाड़ी खड़ी थी जो कि बिना इंजन के थी, जिसमें सिर्फ उसके वैगन्स थे। उस लूप लाइन में जाके ये सारा टक्कर हुआ है और गनीमत ये रही है कि ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई है, जिसकी वजह से टक्कर बहुत ज्यादा जोरदार नहीं हो पाई और ट्रेन डीरेल्ड हुई है और हादसे में जान और माल का कम से कम नुकसान हुआ है। अगर आप ओवरव्यू देखेंगे, अगर आप ओटीएस शॉट देखेंगे, उसमें आपको दिखेगा कि जिस तरीके से बालासोर में ट्रेन डिरेल्ड हुई थी, उसी तरह की तस्वीर यहाँ भी डिरेलमेंट की आ रही है। तो डिरेलमेंट इतना बड़ा है कि रेलवे के मुताबिक इसके रेस्टोरेशन में कम से कम 16 घंटे का वक्त लगेगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितना बड़ा हादसा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी वजह से जो ट्रेनें हैं उस पूरे रूट की तकरीबन 2 दर्जन ट्रेनें कैंसिल की गई हैं या फिर उसके मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। रेलवे के बड़े आला अधिकारी उस जगह पे मौजूद हैं और तमाम तरह की तकनीकी बारीकियों की जानकारी लेते हुए इस जांच को कर रहे हैं कि आखिरकार ये हादसा हुआ क्यों है। जी बिल्कुल, बड़ी जानकारी दे रहे हैं कुमार कुंदन, बता रहे हैं कि इस हादसे की अब वजह तलाशने की कोशिश होगी। जो डिरेल हुए डिब्बे आप देख रहे हैं तस्वीरों में, अब क्यों डिरेल हुए, कैसे हुआ ये हादसा, इस पूरे मामले पर जांच आगे बढ़ रही है। इवन जो आगे बचाव का काम भी है वो भी चल रहा है। कुमार कुंदन जानकारी दे रहे हैं। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला है। ओमान एयर के पायलट ने पहले से ही स्टार्ट कर दिया इंजन। यात्रियों के बैग रखने के दौरान इंजन को स्टार्ट कर दिया। इंजन के पास स्टाफ मौजूद नहीं था, यह गनीमत रही। इंजन चालू होने से यात्रियों के बैग हवा में उड़ गए। 5 अक्टूबर को एयरपोर्ट पर यह बड़ा हादसा है जो टला है। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार कुंदन, हुआ क्या था? कुमार कुंदन, अगर आपको आवाज मिल पा रही, हुआ क्या था? क्योंकि एक बहुत बड़ी गलती मानी जा रही है यहां पर। लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया कुमार कुंदन से। एक बार फिर से उनसे पूरी डिटेल लेंगे, लेकिन आपको बता दें दिल्ली एयरपोर्ट का पूरा मामला है। सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यात्री जिस वक्त बोर्डिंग कर रहे थे प्लेन में, उसी दौरान अचानक से पहले, यानी कि वक्त से पहले इंजन को स्टार्ट कर दिया और इसके बाद जो बैग है वहां पर पास में रखे हुए थे, हवा में उछल गए। कोई बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत यह रही कि कोई भी स्टाफ या कोई भी शख्स वहां पर आसपास मौजूद नहीं था, नहीं तो वो भी हादसे का शिकार हो सकता था। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। वो खबर जो दिल्ली एनसीआर में रहने वाले सभी लोगों को जानना और देखना बहुत जरूरी है। आपने दिल्ली में अब तक बहुत सारे गैंग का आतंक देखा होगा, उनसे जुड़ी क्राइम की खबरें जरूर सुनी होंगी, लेकिन इस वक्त दिल्ली के लोगों में एक नए गैंग का खौफ है, जिसका नाम है गला घोटू गैंग, जिसके सदस्य राह चलते लोगों पर पीछे से अटैक करते हैं, उनका गला दबाते हैं और फिर लूटपाट करते हैं। इसके कुछ परेशान करने वाले वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, जो दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में लगातार वारदातें हो रही हैं। इस गैंग ने हाल ही में दिल्ली के महावीर एनक्लेव इलाके में गला दबाकर लूटने वाली वारदात को अंजाम दिया है। जब सुनसान गली में एक शख्स अकेले जा रहा था, तभी पीछे से 4 लोगों ने उस पर अटैक कर दिया। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें, और उसके साथ लूटपाट की गई। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार जरूर कर लिया है घटना के बाद, लेकिन शक है कि इसके जो कई मेंबर्स हैं या कई सदस्य हैं अब भी दिल्ली में एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। तो ये जो गला घोटू गैंग है वो सक्रिय है और इन लुटेरों के लूट का मॉडल भी सामने आया है। और चलिए अब आपको जो लुटेरे हैं उनका लूट का जो पूरा मॉडल है वो बताते हैं कि काम आखिर कैसे करते हैं। सबसे पहले जो गला घोटू गैंग है, इसके मेंबर कोई इलाका चुनते हैं। तो ये देखिए किस तरह से ये जो लुटेरा गैंग है वो अपनी वारदात को अंजाम देता है। हिट लिस्ट में सुनसान इलाके होते हैं जो रात में सुनसान हो जाते हैं, वहां पर आवाजाही बंद हो जाती है, भीड़ नहीं होती, ये इलाके टारगेट पर होते हैं इस गैंग के। इसके बाद गैंग के जो लोग हैं वो इलाके की रेकी किया करते हैं। वारदात के बाद कहां से भागना है पहले सब कुछ उनको पता होता है, क्योंकि रेकी पहले से कर लेते हैं, इलाके को भाप लेते हैं और इसके लिए रास्ते को चिन्हित कर लिया जाता है कि कैसे वारदात को अंजाम देना और फिर कहां से उनको भागना है। फिर रात के अंधेरे में ये लोग घात लगाकर शिकार का इंतजार करते हैं। अगर उस सुनसान इलाके में कोई अकेला शख्स इनको मिल जाता है, अगर कोई शख्स इन्हें अकेला आता हुआ दिखता है तो उस पर हमला करते हैं। इसमें से एक मेंबर उस शख्स का गला लॉक कर देता है, गला घोट देता है। वो शख्स कुछ नहीं कर
कर पाता और बाकी लोग मिलकर उसके पास मौजूद सारा सामान लूट लेते हैं। उसके साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। जिस तरह से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वैसी ही तस्वीर है जो इस गैंग की तरफ से वारदात को अंजाम दी गई। देखिए दिल्ली में किस तरह से एक शख्स पहले गला दबाता है और उसके बाद बाकी के जो इस गैंग के सदस्य हैं वो अपराध को अंजाम देते हैं और फिर वो पूरे इलाके से, क्योंकि रेकी की होती है, वहां से भाग जाते हैं क्योंकि वहां पर अंधेरा और सन्नाटा होता है, इसलिए फिर पकड़ना भी आसान नहीं होता है। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर की इंटरवीनिंग नाइट को हमें एक वाकया रिपोर्ट हुआ जिसमें एक कंप्लेनेंट जो गुड़गांव से आ रहे थे, उनके साथ में इस तरह के 4 लड़के आते हैं और एक ने गला दबाया और बाकी में उनसे 400 रुपये थे। तो इसको हमने इस पर रॉबरी का केस दर्ज किया और फिर सीसीटीवी फुटेज और इंफॉर्मेशन के आधार पे हमने 4 लड़कों को पकड़ा, जिसमें से 3 मेजर और 1 माइनर है। जनरली इनकी मॉडस ऑपरेंडी रहती है कि उसमें कोई भी अकेला जा रहा है तो उसको उनमें से एक आकर के अचानक से गला दबाता है, बाकी लोग उनसे छीन लेते हैं। तो अभी हम इनसे पूछताछ करें कि बाकी और भी कोई इन्होंने इस तरह की इंसिडेंट करी है, रिपोर्टेड अनरिपोर्टेड। अगर इस गैंग की बात करें तो ज़्यादातर किन इलाकों में ज़्यादा ऑपरेट करता है, दिन के समय करता है, किस तरीके से ऑपरेट करता है? हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की पहले कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है, ये पहला हुआ जिसको हमने पकड़ा है, बाकी अभी पूछताछ से करिए। तो बिल्कुल प्लीज़। तो आपको बता रहे हैं लगातार बड़ी खबरें। एक और बड़ी खबर है, दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के भतीजे पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस कर्मियों को धमकाते दिखे आदित्य सिंह, जो कि भतीजे हैं दिग्विजय सिंह के। महिला अधिकारी से बदसलूकी का आरोप लगा है इन पर। सड़क पर दबंगई करते हुए ये जो वीडियो है वो आदित्य सिंह का वायरल हुआ। पुलिस कर्मियों पर सिगरेट का धुआं उड़ाने का भी आरोप है इन पर। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है और इसी पर ही एफआईआर दर्ज हो गई। आदित्य सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सड़क पर दबंगई करते हुए वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद मामला दर्ज हो गया। पुलिस की दादागिरी है क्या? दादागिरी वाली बात कार्यक्रम कर रहे हैं, अभी तक नहीं कर रहे हैं। चलो बाबा साहब हैं, लक्ष्मण सिंह जी की ध्यान रखें सर। आप भी ध्यान रखें, पुलिस टाउन में नहीं चलेगी। नहीं तो हम ये कह रहे हैं, कोर्ट का हूँ मैं, कानून मुझे ज्यादा पता है। आप कहीं के भी हो, आप कहीं के भी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए तो इसका नाम क्या? ये बारीकी हटेगा अभी। मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। चलो बेटा चलो अंदर, चलो अंदर चलो, चलो हो गया प्रोग्राम, चलो हाँ हो गया मैडम, चलो अंदर चलो। किसको बोल रहे हैं आप? अरे क्यों तुमसे बोलो ना, मुझसे आप ऐसी इस तरीके से बात नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पर आप कुछ रखते हैं तो मैं भी यहाँ पर हूँ, ठीक है? मैं कुछ गलत है ना। हाँ यार देखो पुलिस की दादागिरी देख यार, यही कह रहा हूँ यार। बेटा मामला गर्म हो गया, वर्दी का फोन मत दिखाया। हुकुम आपसे निवेदन है, आप चले जाओ, तो यही चाहूँगा आप चले जाइए। सबको अलाउड होगा जाना, आपने आगे निवेदन करे वो तरीका नहीं होगा आपका बात करने का। जो कर रहे हैं क्या कैसे वैलिड है? मेरा फोन फोन लगाइए, मैं भी करूँगी बिल्कुल लगाइए आप फोन, देखो तरीका है आपका बिग पब्लिक में आप चुप बैठ, ठीक है ना? नहीं पहले ढंग से बात करिए, ढंग से बात करिए। बिल्कुल काय का ढंग तेरे को बे देख तो रहा है क्या ढंगेगा। कौन गाड़ी आ गई? अच्छा जा रहे निकलो। और चलिए शुभम गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, पूरी जानकारी उनसे लेते हैं। शुभम, आदित्य सिंह को हम देख पा रहे हैं, कुछ पुलिस के अधिकारी है, महिला पुलिस अधिकारी है, बहस करने, हुआ क्या था पूरा वाकया एक बार आप बताइए। देखिए, दिग्विजय सिंह के ही गृह क्षेत्र राघवगढ़ में पुलिस का एक अभियान चल रहा था, मैं हूं अभिमन्यु। ये समाज को जागरूक करने के लिए अभियान चल रहा था और इसमें नुक्कड़ नाटक चल रहा था। यहीं पर आदित्य सिंह पहुंचते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि इस कार्यक्रम को ख़त्म कीजिए, बंद कीजिए, इन्हें सब यहाँ से रवाना कीजिए। पुलिस बातचीत करती है कि आपको परेशानी क्या है। हाथों में सिगरेट दिख रही है, धुआं टीआई के चेहरे पर उड़ाया जाता है, बहस की जाती है और कहा जाता है कि मैं कल आता हूँ और सबको फूंक दूंगा। इस तरह की बात होती है।
अभद्रता होती है और उसके बाद जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, पुलिस ने मामला दर्ज किया है जिसमें अभद्रता, पुलिस के साथ धक्का मुक्की, इन सब चीज़ों को लेकर आदित्य सिंह पर मामला दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं करुणा, सभी इस मामले को लेकर दिग्विजय सिंह से जवाब मांग रहे हैं कि देखिए आपके गृह क्षेत्र में आपका भतीजा पुलिस को फूंकने तक की बात कर रहा है। हालांकि न लक्ष्मण सिंह की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है अब तक, न दिग्विजय सिंह की ओर से। शुभम, इस घटना के बाद आदित्य सिंह की तरफ से कुछ कहा गया है क्या? देखिए, आदित्य सिंह की ओर से भी अब तक कुछ नहीं कहा गया है। इस वीडियो में तो हम देख रहे हैं आदित्य सिंह कई तरह की बातें कह रहे हैं, पुलिस को धमका भी रहे हैं, ये भी कह रहे हैं ना, जो नाटक कर रहे हैं बच्चे कि आप यहाँ से जाइए। मगर अभी तक पूरे दिग्विजय सिंह की ओर से ना आदित्य सिंह की ओर से, चूंकि राघवगढ़ के जो विधायक हैं वो जयवर्धन सिंह है, दिग्विजय सिंह के बेटे, उनकी ओर से किसी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। ठीक है शुभम, तो आदित्य सिंह जो कि दिग्विजय सिंह के भतीजे, उन पर पुलिस अधिकारियों के साथ और जो महिला पुलिस अधिकारी बदसलूकी का आरोप लगा है, वीडियो वायरल हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।